हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये चीज़ हमने डिस्कस करी है कि कैसे दुबई एयर शो में रशिया द्वारा SU-57 को शोकेस किया जा रहा है, जहां पर उनका प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप भेजा गया है। इंटरनल वेपन बेस को भी शोकेस किया गया है, साथ में इम्प्रूवमेंट्स भी प्रोटोटाइप्स पे शोकेस किए गए हैं। इवन नए वेरिएंट्स को भी शोकेस किया गया, जहां पर नोजल बिल्कुल डिफरेंट थे, जो इसके IR सिग्नेचर को कम रखेंगे और इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को रियर से भी इंप्रूव करेंगे। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आगे क्या प्रोग्रेस होने वाली है और दूसरे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंडिया को पिच किए जा रहे हैं और इनमें क्या हमें इंटरेस्ट शोकेस करना चाहिए या नहीं। तो रशिया द्वारा SU-57 के साथ साथ दो और मॉडल शोकेस किए गए थे। एक LTA फाइटर का था और दूसरा SU-75 चेकमेट का था। तो बेसिकली पहले SU-75 प्रोजेक्ट को ही LTA यानी कि लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट कहा जाता था, लेकिन अब इसका एक अनमैन्ड वर्जन बनाया गया है जिसको LTA कहा जा रहा है। तो SU-75 को पहली बार 2021 के मार्क्स एयर शो में शोकेस किया गया था और कहा जा रहा था कि 2022-23 तक इसकी मेडन फ्लाइट हो जाएगी, पर इसको बार बार डिले किया गया। 2024 से ये 2025 हुई और अब कहा जा रहा है कि 2026 में SU-75 पहली बार फ्लाई करेगा। तो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ये टाइमलाइन आगे बढ़ती रही। तो ये एयरक्राफ्ट रशियन काउंटर पार्ट माना जाता है F-35 का और चाइनीज़ J-35 का, क्योंकि ये भी एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है और SU-57 से टेक्नोलॉजीज बोरो करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो गोल है इस प्लेटफॉर्म को लो कॉस्ट रखने की है और लो कॉस्ट में ही फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की है। तो ये सिंगल AL-51 इंजन का इस्तेमाल करेगा, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, इंटरनल वेपन को कैरी करने में भी सक्षम होगा और स्टेल्दी भी होगा। यहाँ पर एक जो इंजन लगेगा, जैसे कि मैंने बताया, ये AL-51 F1 होने वाला है, जो कि अराउंड 162 किलो न्यूटन का वेट थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा और ये इंजन इसको इनेबल करेगा करीबन मैक्सिमम मैक 1.8 की स्पीड को अचीव करने में। और यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 2900 किलोमीटर की बताई जाती है और ये एयरक्राफ्ट मनवरेबल भी होगा और करीबन 5 इंटरनल वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा और 6 एक्सटर्नल वेपन्स को कैरी करने में सक्षम होगा। करीबन 7400 किलोग्राम्स का यहाँ पर मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। तो इस एयरक्राफ्ट का जो डिज़ाइन है वो एक्चुअली ज़्यादा स्टेल्दी है फ्रंट से, अगर आप SU-57 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको DSI इनटेक दिए गए हैं और जो इंजन ब्लेड है वो ज़्यादा बेटर तरीके से कवर है SU-57 के कंपैरिजन में। तो जिस हिसाब से इस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी बताई जा रही है वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लग रही है अगर आप प्राइस के मुकाबले इसको कंपेयर करते हैं। तो बाकी SU-57 से जो लर्निंग है वो यहाँ पर जा ही रही है। तो जो डेवलपमेंट पीरियड होगा इसका वो कंपेरेटिवली कम होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो सीधे सीधे SU-57 के प्रोग्राम से आ रहे हैं। तो SU-57 के डेवलपमेंट में काफ़ी कुछ कवर हो गया है, जिसकी वजह से डेवलपमेंटल पीरियड यहाँ पर कम रहेगा। पहले भी कम ही मानकर चला जा रहा था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फर्स्ट फ्लाइट ही नहीं हो पाई, वरना 2026-27 इसकी सर्विस इंडक्शन टाइमलाइन बताई जा रही थी। और जब इसको अनवील किया गया था तब से ही ये इंडिया जैसी कंट्री को पिच कर रहे हैं। इवन जो वीडियो रिलीज़ किया गया था इसकी अनवीलिंग में, वहाँ पर भी इंडिया को ये प्लेटफॉर्म पिच होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो रोस्टेक के चीफ द्वारा उस समय कहा गया कि एक एयरक्राफ्ट का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिलियन डॉलर्स के आसपास का पड़ेगा, जो कि इसे LC-30 से भी ज़्यादा चीपर बनाता है। और अगर ये प्राइस ये मेंटेन करने में सक्षम रहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म एक स्टील हो सकता है इस प्राइस के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने बताया परफॉर्मेंस में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है और ये इवन SU-57 से भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नज़र आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या IAF को ये प्लेटफॉर्म कंसीडर करना चाहिए। तो अगर आप एयरफोर्स की करंट नीड को देखेंगे, जहाँ पर AMC से पहले स्टॉप गैप के लिए एक एडवांस एयरक्राफ्ट चाहिए और ज़्यादा पैसा भी उस पर हम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर SU-75 परफेक्टली फिट होता है। आपको लगेगा कि कैपेबिलिटी में भी किसी तरीके का मेजर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा एयरक्राफ्ट हमें मिल रहा है। लेकिन क्योंकि एयरक्राफ्ट की अभी पहली फ्लाइट नहीं हुई है, तो ऐसे प्रोग्राम के लिए कमिट करना समझदारी नहीं होती है। इवन SU-57 के लिए जब हमसे कमिटमेंट मांगा जा रहा था, उसके इतने साल बाद भी ये प्लेटफॉर्म प्रॉपरली सर्विस में इंडक्ट नहीं हो पाया है। तो अगर हम SU-75 के लिए पहले ही कमिट कर देते हैं तो यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि समय पर ये प्लेटफॉर्म हमें मिल पाए। इसके कंपैरिजन में SU-57 एक ज़्यादा तैयार प्लेटफॉर्म नज़र आता है। तो अगर किसी भी फिफ्थ जनरेशन प्लेटफॉर्म की तरफ हमें आगे बढ़ना ही है, इंपोर्ट उसे करना है, तो SU-57 एक ज़्यादा सेफर बेट होगी। लेकिन अगर SU-75 समय रहते कॉम्बैट रेडी बन जाता है
तो ये एक ज़्यादा बेटर प्लेटफॉर्म होगा हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ऑलमोस्ट आपको वो कैपेबिलिटी प्रोवाइड करा देता है जो कि एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म से एक्सपेक्टेड है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें नज़र आ रही हैं उसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि 2030 से पहले ये सर्विस में इंडक्ट होने लायक हो पाएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।